चले, बिहार राज्य विशेष की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आधुनिक भारत की संपूर्ण चर्चा समाप्त हो जाएगी। आधुनिक भारत का एक जो बड़ा सेशन था वो आज आपका समाप्त होगा और आज के बाद से हम जो चर्चा करेंगे आज की कक्षा के बाद से वो आप देखोगे कि विज्ञान से संबंधित चर्चा, क्योंकि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। एक बड़ा सेक्शन है साइंस का जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, तो उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन या लॉर्ड रिपन? और ई विकल्प इसमें से है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें सबसे पहली बात कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो था विशेष रूप से इसका जो गठन किया गया था, बनाया गया था वर्ष 1901 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1901 में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सैनिक शिक्षा है, उसका प्रबंध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो देशी राजकुमार थे, जो देशी शासक थे उस समय काल के, जो सामंत थे, उनके पुत्रों की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था कराना इसका उद्देश्य था। और इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1901 में किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दें ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब लॉर्ड कर्जन की बात होती है तो लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन को एक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता रहा है इतिहास में। एक अलोकप्रिय ये वायसराय थे भारत के। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहकारिता का जन्मदाता लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय की महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था भारत में। कब किया गया था? वर्ष 1905 में किया गया था। वर्ष 1905 में जो रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था वो भी लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही किया गया था। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, जैसे आपने देखा कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई? वर्ष 1901 में की गई। 1901 में भी एक और महत्वपूर्ण संगठन का आप कह सकते हो कि संस्था के गठन किया गया था, उसका नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी 1901 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी वर्ष 1901 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। तो याद रखिएगा, भारत में सहकारिता का जन्मदाता, बंगाल विभाजन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गठित करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कर्जन को जाता है, इसलिए लॉर्ड कर्जन को हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 की अब हम बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो चलें बताएं, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। बताएं, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए। कौन कौन से दिए हुए हैं? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, दूसरा दिया हुआ है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, तीसरा दिया है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या चौथा भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो चलें बताएं, बटलर कमेटी जिसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी। इसका अन्य नाम था भारतीय रियासत समिति। इसका एक अन्य नाम भी था भारतीय रियासत समिति, यह भी आपको याद रखना है। तो भारतीय रियासत समिति की बात हो या बटलर कमेटी की बात हो, दोनों बात एक है। और इसका जो उद्देश्य था वो था भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा भारतीय जो देशी राजा थे उनके मध्य जो संबंध थे उनको बेहतर करना इसका उद्देश्य था। बटलर कमेटी का डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? और आपको बता दें ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में वर्ष 1995 की
40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो बताएं, क्योंकि हम विगत वर्षों की प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं तो जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि साथ साथ उसको कैटेगरी वाइज नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पे बोला गया है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था। 4 विकल्प इसके आपके हैं, वर्ष 1924, वर्ष 1926, वर्ष 1927 या वर्ष 1929। आपको बता दें इसका गठन किया गया था दिसंबर 1927 में, और इस आधार पर आपका सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आपका प्रयास होना चाहिए कि इस विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज में, जिसमें आप अधिकतम एक दिन में 60 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 80% प्रश्न आपके सही हों। यदि 80% आप विगत वर्षों में सही कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको मानना चाहिए कि आपको परीक्षा में बैठना है, आपकी तैयारी विधिवत है। यदि आप इससे नीचे हो तो आपको अभी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार आपके राज्य विशेष में जो कंपटीशन लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, और इससे कट ऑफ के ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली, एंथोनी इडेन, विंस्टन चर्चिल या हेराल्ड विल्सन, इनमें से कौन से हैं जो उस समय प्रधानमंत्री थे, आपको बताना है। आपको बता दें इन 4 नामों में यदि आप देखते हो, और ये जो समय काल रहा है, ये समय काल रहा है वर्ष 1940 से 45 के बीच का, और आपको बता दें कि ब्रिटेन में 1940 से 45 के बीच में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, सी विकल्प आपका सर्वमान्य उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? एक पंपलेट था नाउ और नेवर, ये पंपलेट किसने लिखा आपसे पूछा जा रहा है। और सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि इसको किस संबंध में लिखा गया था। नाउ और नेवर ये जो पंपलेट था ये किस संबंध में लिखा गया था, महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है किसके द्वारा लिखा गया। तो पहले बताएं किसके द्वारा लिखा गया, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे इसका उद्देश्य क्या था इस पंपलेट का। इसमें आप देख रहे होंगे मोहम्मद जिन्ना, दूसरे विकल्प में मोहम्मद इकबाल, तीसरे विकल्प में रहमत खान, और चौथे में आ रहे हैं खफी खान, और उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन भी ई विकल्प में है। कहने का मतलब है ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है, और ये प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है वर्ष 2017 में। तो चलें जवाब दीजिए, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? इन चारों में से किसने लिखा? देखो नाउ और नेवर पंपलेट जो था, विशेष रूप से जब हम इसकी बात करते हैं, नाउ और नेवर पंपलेट की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की मांग को लेकर ये पंपलेट था। पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी और इसमें रहमत खान का योगदान था। रहमत खान उस समय यदि हम बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, और इन्हीं के द्वारा ये पंपलेट जो है वो लिखा गया था। वर्ष 1933 की ये घटना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1933 की ये घटना है। और ये जो संदर्भ था ये था पाकिस्तान के निर्माण को लेकर, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र को लेकर ये बात थी। पाकिस्तान की जो मांग की गई थी यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के नाम में जो शब्द हैं, जैसे पी फॉर आता है पंजाब, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है ए फॉर आपका आ जाता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का मतलब हो गया पाकिस्तान के वो जो सीमांतीय प्रांत हैं जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करते हैं उसकी बात होती है। के फॉर आपका आ जाए कश्मीर, और यस फॉर आता है आपका सिंध, और तान शब्द जुड़ता है, इसका अर्थ होता है बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नाम रखा गया है विशेष रूप से विभिन्न प्रांतों को एक साथ लेकर ये नाम बनाया गया है। विभिन्न प्रांतों के प्राथमिक जो प्रारंभ के अक्षर हैं उनसे लेकर ये बनाया गया, जैसे पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर आपका आ गया कश्मीर, एस फॉर सिंध, और तान जो शब्द है ये बलूचिस्तान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? अभी सेम प्रश्न था, थोड़ी सी भाषा यहाँ पे बदल दी गई है, प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज है, और यहाँ पे बोला जा रहा है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपको बताना है
पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे 4 नाम जुड़े हुए हैं। पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा लियाकत अली, तीसरा नवाब सलीमुल्लाह, चौथा आता है आगा खां। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की मांग जो है वो सर्वप्रथम जो उठाई गई थी विशेष रूप से 1940 में उठाई गई थी। 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन था और ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो वर्ष 1940 के लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, वहां पर पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था यदि बात की जाए, जैसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन चारों विकल्पों में यदि हम देखें तो इसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना हैं। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि पाकिस्तान को अलग राज्य के रूप में जो मांग की गई थी, पाकिस्तान के अलग राज्य के रूप में, वो वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की गई थी और मुस्लिम लीग का यह विशेष अधिवेशन लाहौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। 4 नाम है। इसमें बोला जा रहा है वैयक्तिक सत्याग्रह। आप जानते होंगे 2 नाम आते हैं जब बात आती है वैयक्तिक सत्याग्रह की, तो 2 नाम आते हैं। पहले जो वैयक्तिक सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे, ये नाम आपको याद रखना है। और दूसरे जो वैयक्तिक सत्याग्रही थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब इनमें से कौन सा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि किसने आरंभ किया, तो आरंभ किया मतलब पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, इसको भी आपको याद रखना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग रखने के लिए ये प्रयास किया गया था। तो इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इसको बताएं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो यदि आपको एक प्रश्न, कहने का मतलब है कि एक प्रश्न यदि आप ध्यान से इसमें देख लेते हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित इसमें 4 प्रश्न 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिगत जो ये वैयक्तिक सत्याग्रह है या व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पिछले 10 वर्षों में 4 बार वहां से प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को हमें ध्यान में रखना है। तो यदि प्रश्न रिपीट होते हैं और वो प्रश्न आपकी स्लाइड में देखने को मिलते हैं, मैं एक ही प्रश्न रख सकता था इस टॉपिक से, तो बार बार सेम प्रश्न जिनकी भाषा अलग है, जो बार बार पूछे गए, उनके रखने का तात्पर्य यह है कि आप जान सको कि यदि यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक आपसे बार बार पूछा जा रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हूबहू मैं रखता हूं। ऐसा नहीं है कि वैयक्तिक सत्याग्रह से 10 प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने 1 रख दिया हो। 10 पूछे गए हैं तो मैं 10 रखता हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा उस विषय की महत्ता के बारे में कि उसको आपको ध्यान में रखना है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया विनोबा भावे। इसको बताएं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलें बताएं, सर्वोदय शब्द की बात हो रही है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आपको बताना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आपको बताना है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। क्या बात हो रही है? सर्वोदय शब्द की बात हो रही है। तो बताएं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, सर्वोदय, पहले तो ये जो शब्द है सर्वोदय, इसके बारे में समझ लेते हैं। सर्वोदय शब्द का मतलब होता है सर्व प्लस उदय। ठीक है, सर्व प्लस उदय 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। सर्व का मतलब होता है सबका, ठीक है, यहाँ पे उदय का मतलब है उत्थान, तो सर्वोदय का मतलब हो गया सबका उत्थान। और आपको बता दें कि ये जो
शब्द है, ये शब्द महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। और इसकी जो यदि आप चर्चा देखोगे तो इसको आपको देखने को मिलेगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू द लास्ट। पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था सभी के अंदर स्वाधीनता तथा समानता की भावना का विकास करना, इसका उद्देश्य था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यह शब्द किसने कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, यहां पे ध्यान रखिएगा, दो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दोनों को देखिएगा। एक टूटते हुए बैंक के नाम, आगे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एक उत्तर दिनांकित चेक। तो दो लाइन यहां पे जुड़ रहे हैं, दो शब्द मिल रहे हैं, तो ये किसने कहा है आपको बताना है। सबसे पहले आप बताएं, फिर मैं बताता हूं। चलें, यहां पे बात हो रही है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ये शब्द गढ़ा था, ये शब्द कहा था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द कहा था। लेकिन गौर क्या करना है कि यदि आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि किसने उत्तर तिथि चेक की बात की, केवल उत्तर दिनांकित चेक की बात की, तो जब केवल उत्तर दिनांकित चेक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सिर्फ उत्तर दिनांकित चेक की बात की थी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, महात्मा गांधी का कथन और नेहरू जी का कथन, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है और भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया किसने था, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 नाम दिए हैं, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2001-2 में पूछा गया है आपकी परीक्षा में। देखो यहां पे बोला गया किसने किया था। इन 4 नाम जो दिए हुए हैं अधिकतर आप देखोगे कि पढ़ने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इसकी बात हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात हुई थी, जब घोषणा हुई थी, उसके एक दिन पूर्व ही लगभग सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर हो रहा है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो रहा है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से एक से अधिक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। और इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रारंभ में यदि हम देखें तो जो भी प्रमुख व्यक्ति थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए कोई भी यहाँ पे नेतृत्व करने वाला प्रारंभ में नहीं था। इसलिए सही उत्तर आपका हो गया डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये कब पारित किया गया था? ये वर्धा में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभिक स्तर पर यदि हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसकी स्वीकृति कहाँ मिली? वर्धा में मिली थी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है, किस छोर से शुरू हुआ, तो बंबई से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड वेवेल।
ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड वेबल याद रखना है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यदि पूछ लिया जाए किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो यहां भी याद रखना है करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये जो लाया गया था, ये किसी प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में लाया गया था, जी हाँ, किस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में लाया गया था, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में लाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में लाया गया था। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए नेतृत्व, और यदि इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रश्न में इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं होता, कोई और नाम दिया होता, तो हम आसानी से महात्मा गांधी को टिक करेंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई या एक से अधिक वाला ऑप्शन दिया है, तो आप इनमें से कोई या एक से अधिक वाले को टिक करोगे। यदि कोई नहीं दिया है तब आप महात्मा गांधी को टिक करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। यदि 4 नाम दिए हुए हैं कोई भी, तो महात्मा गांधी। यदि 4 नाम नहीं दिए हुए हैं बल्कि ई विकल्प आ रहा है, तो आप ई विकल्प को टिक करोगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जैसे इतना भी आपने नोट किया, इसी के साथ साथ कुछ चीजें और नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जैसे हिंदू महासभा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। बी आर अम्बेडकर का नाम आप सुनते होंगे, बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बंबई अधिवेशन आपको याद रखना है, बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव जो है ये अधिवेशन में पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस समय इस जो जैसे मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम के साथ यह भी आपको याद रखना है कि लगातार 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे थे, यह आपको पता होना चाहिए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नाम याद रखिएगा, नाम है उषा मेहता का। उषा मेहता का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, वहीं पर उषा मेहता द्वारा भूमिगत कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की गई थी। भूमिगत कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया जा रहा था। और ये जो भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया जा रहा था, इसमें जो कार्यक्रम आ रहे थे वो कार्यक्रम कौन ला रहा था? कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे थे राम मनोहर लोहिया। तो ये आपको याद रखना है कि राम मनोहर लोहिया जो है उस समय कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे थे और इसकी शुरुआत उषा मेहता द्वारा की गई थी। इस समय यदि हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है कि इस समय चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, जिनका नाम था लुई फिशर। तो लुई फिशर का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बंबई से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था इस दौरान। तो कई बार पूछा जाता है कि बंबई से जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, तो याद रखना है इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को आगे बढ़ाने में संलिप्त हो गए थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखते हैं तो बहुत ही मदद मिलेगी, नहीं याद रखते हैं तो नुकसान निश्चित रूप से आपका होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, अभी मैंने आपको बताया। अगला आ गया, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? यह भी मैंने आपको बताया। करो या मरो का यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के संदर्भ में दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही उत्तर होगा, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब वर्धा समिति जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चर्चा की गई थी, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें उस समय इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में यह भी याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इनमें से 5 वर्ष ऐसे थे जिनमें कांग्रेस के अधिवेशन हुए ही नहीं थे, जिससे इनका कार्यकाल लगातार 6 वर्षों तक चला था। आगे अगला प्रश्न संख्या 15, इसको बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, जब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित फैक्ट बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कहां कैद किया गया? बंबई से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और इनको ले जाके आगा खां पैलेस में रखा गया था, तो आगा का पैलेस, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आप देख रहे होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अभी तक आपने 7 से 8 प्रश्न देख लिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप परीक्षा में जाना है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन जरूर पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि परीक्षा में जब आप तैयारी करते हो विशेष रूप से कंपटीशन में, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कहाँ से पता चलेगा? विगत वर्षों के प्रश्नों से। कहाँ से पता चलेगा? आपके पाठ्यक्रम से। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि पाठ्यक्रम आपका रटा हो, दूसरा विगत वर्षों के प्रश्नों का आपके पास अच्छा अनुभव हो। यदि दोनों चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न आपके साथ हमेशा होने चाहिए। इसको बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित दंगे जो थे ये कहां पर सबसे ज्यादा हुए थे, आपको बताना है। बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित दंगे सबसे ज्यादा कहां हुए थे? 4 विकल्प हैं, बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। इनमें से बताएं कहां सबसे ज्यादा हुए थे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो दंगे थे सबसे ज्यादा बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। कहां पे? बिहार और संयुक्त प्रांत में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नहीं, जो भी प्रमुख नेता थे, जो भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी प्रमुख इस तरह के क्रांतिकारी लोग थे जो भारत के आंदोलन में लगातार सक्रिय थे, उन सभी को एक साथ गिरफ्तार किया गया था और उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछा जा रहा है कि कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके, तो बताएं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की ही बात हो रही है, तो कहाँ रखा गया था आपको बताना है। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर या बांकीपुर जेल। तो आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से इनका संबंध है और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। क्या किसी और को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था महात्मा गांधी के साथ? जी हाँ, किसको रखा गया था? सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में ही गिरफ्तार करके रखा गया था। इसको बताएं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल की बात हो रही है, ये कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण दोनों लोगों को जो है 9 नवंबर 1942 को दोनों लोग जेल से भाग गए थे। इन दोनों लोगों को साथ रखा गया था और दोनों लोगों ने नवंबर 1942 को जेल से भागने में सफलता प्राप्त की। और ये दोनों लोग जहां से भागे थे, यदि हम बात करें तो ये दोनों लोग भागे थे हजारीबाग जेल से। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनको कहां लाया गया था, गिरफ्तार करके कहां लाया गया था? तो बताएं, गिरफ्तार करके इनको कहां लाया गया था? चलें, इनको गिरफ्तार किया गया था मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर इनको बक्सर लाया गया था। लेकिन यहाँ पे बक्सर दिया नहीं हुआ है, ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण था, आयोग ने इसको हटा दिया था। वर्ष 2001 और 2 में ये पूछा गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार कर इनको बक्सर लाया गया था और यही थे योगेंद्र शुक्ला जो जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। ठीक है, ये देखिए प्रश्न भी पूछ लिया गया यहाँ पे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो थे कौन? हजारीबाग से संबंधित जो 2 नेता थे वो कौन थे जिनको हजारीबाग के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि
वहाँ पे आपने समझा कि जयप्रकाश नारायण हो गए, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ योगेंद्र हो गए, ये दोनों लोग भाग गए थे और भागकर इन्होंने क्या किया था, भूमिगत गतिविधियां प्रारंभ की थी। जिस प्रकार से उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी उस दौरान, क्योंकि गिने चुने नेता ही बचे थे, तो इसी प्रकार से इन्होंने भूमिगत गतिविधियों को बढ़ाया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने में मदद मिली थी जहां से। तो इसको बताएं कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो थे कौन। विशेष रूप से हजारीबाग से संबंधित नेताओं की बात हो रही है। तो ये दोनों नेता जो थे ये थे, इनका नाम था शिव कुमार और रामानंद। तो इस तरह से जो बिहार से संबंधित आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वहां से प्रश्न बन रहा है। तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो बिहार का इतिहास कहीं भी जुड़ता है, बिहार की कहीं भी चर्चा होती है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से, रेल सेवा, देखो टाइपिंग मिस्टेक है, रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उनमें अधिकतर प्रभावित जिला कौन सा था। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने रेल की पटरियों को भी उखाड़ दिया था। बहुत क्षेत्रों में ये घटनाएं देखने को मिली थी। तो ये बोला जा रहा है कि बिहार के संदर्भ में वो क्षेत्र कौन सा था जहां पर रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, बताएं। इस दौरान सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों ने डाकघरों पर हमले किया था, रेलवे स्टेशनों पर हमला किया था, पुलिस स्टेशनों पर हमला किया था विरोध में, और रेल की पटरियां बहुत जगहों पर उखाड़ दी गई थी। तो यहाँ पे बात हो रहा सबसे ज़्यादा बिहार में रेल यातायात कहाँ प्रभावित था, वो था पटना। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, आपको बताना है। चले बताएं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया जाना। कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है, बताएं। राष्ट्रीय नेता की पहचान इनको कब मिली ये आपको बताना है। चले देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि ये दोनों लोग, इनके साथ योगेंद्र नामक व्यक्ति भी थे जो हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे, मैंने पूर्व में बताया। और मैंने बताया कि जेल से भागने के बाद इन्होंने भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया था। और जब भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया, क्योंकि उस समय आंदोलन के ज़्यादातर जो नेता थे वो जेलों में थे, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, तो ऐसे समय में इन्होंने जो अपनी मुहिम छेड़ी थी उसके लिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, और वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। देखो, आरएसएस से संबंधित चर्चा अक्सर हमारे देश में होती रहती है, उसी से संबंधित कथन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण दिया हुआ है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। अब क्या कथन और कारण दोनों सत्य हैं। एक कथन जो है, क्या कारण जो दिया हुआ है उसकी व्याख्या करने में सफल है, ये आपको बताना है। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन ही नहीं, उस समय का इस तरह का कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन था तो वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो पृथक रहा था। वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 1947 तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी योगदान नहीं है, इन्होंने अपने आप को पृथक करके रखा था। तो ये कथन तो सही है। दूसरा, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, गलत है। इस तरह का कोई विचार नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी विकल्प। ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। सी विकल्प आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। चलें बताएं, आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई, बताएं।
इसका सही उत्तर है वर्ष 1942। कब हुई? वर्ष 1942। आप जानते हो आज़ाद हिंद फौज के बारे में यदि हम बात करें तो मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज नामक ये जो नाम रखा गया था इन्हीं का सुझाया हुआ नाम था। और यह भी आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 1943 में यह तत्कालीन मलाया प्रायद्वीप में ये अस्तित्व में आई थी और 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इतना फैक्ट पता होना चाहिए, 21 अक्टूबर 1943 को स्थापना मलाया प्रायद्वीप में अस्तित्व में आई। मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे और ये नाम मोहन सिंह द्वारा ही सुझाया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें से 1954, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे है 1945 से 1946, ठीक है। 1945 से 1946 में हुए दिल्ली में हुए INA के मुकदमों की पैरवी में कौन पेश हुआ? वकील के रूप में कौन पेश हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं, वकील के रूप में इनमें से कौन पेश हुआ था INA के मुकदमों में? वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की जिन्होंने पैरवी की थी उनका क्या नाम है? 4 नाम दिए हुए हैं और इन चारों नामों में से यदि हम बात करें तो नाम आता है भूला भाई देसाई का। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। हालांकि भूला भाई देसाई के अलावा भी कई अन्य लोग थे लेकिन उनका नाम विकल्पों में नहीं मिल रहा है, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे। इन सब का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, एक ही नाम मिल रहा भूला भाई देसाई, तो वही आपका सही उत्तर है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई आपको बताना है, बताएं। आज़ाद हिंद सरकार के नाम की घोषणा कब की गई? अच्छा प्रश्न है, बताएं। कहने का मतलब है कि जब आप इतिहास पढ़ते हो, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन देखा, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सुभाष चंद्र बोस को भी उतना ही ध्यान से पढ़ना है, इनके द्वारा बनाए गए संगठनों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। बताएं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? देखो, 7 जुलाई 1943 की घटना है जब रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, ठीक है। किसने सौंपा था? रास बिहारी बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की घोषणा की थी और ये जो तिथि थी ये थी 21 अक्टूबर 1943। तो 21 अक्टूबर 1943 सी विकल्प में दिया है, यही सही उत्तर है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई? अभी मैंने बताया कि तत्कालीन मलाया प्रायद्वीप में अस्तित्व में आई थी और मलाया प्रायद्वीप इसमें दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? डी विकल्प में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर है। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? बताएं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? चलिए जवाब दीजिएगा। INA, मैंने आपको बताया आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के दिमाग में आया था और मोहन सिंह ही इसके प्रथम सेनापति भी थे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इसका सही उत्तर है डॉक्टर मोहन सिंह। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलें इसको बताएं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, देखो कांग्रेस छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने एक तिथि के बाद, पता है आपको, और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1900, ये समय था 39 का, वर्ष 1939 के समय में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद इसकी स्थापना की थी। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? 4 यहाँ पे आंदोलन दिए हुए हैं, तो बोला जा रहा है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? आप जानते हो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के जब प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने इनका स्थान ले लिया था। तो इनका जो संबंध है विशेष रूप से यदि हम देखें तो इनमें से किसी आंदोलन से, किसी प्रमुख आंदोलन से नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो चर्चा होती है, इनकी जो नाम आता है वो आता है संविधान सभा के संदर्भ में, इसलिए डी विकल्प आपका सही उत्तर है।
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? मतलब जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया सुभाष चंद्र बोस ने, तो इनमें से कौन उनके सहयोगी रहे थे और बाद में उन्होंने INA से भी अपने आप को जोड़ा? बताएं। देखो, इनका नाम था शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी जो हैं, सी विकल्प सही उत्तर है। शीलभद्र याजी जो हैं ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र से काफ़ी प्रभावित थे और इसका सही उत्तर ही हो जाएगा शीलभद्र याजी। देखो, यहाँ पे कुछ आंदोलन दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आजकल मैचिंग वाले, तो आपको बताना है। पहला है बारदोली, दूसरा है चौरी चौरा, तीसरा है एरावदा, ये थोड़ा सा गलत है, और चौथा है नोआखोली। अब इनमें से आपको बताना है, बताएं। देखो, जैसे सबसे पहले चौरा चौरी पिछली कक्षा में मैंने रटा दिया था आपको कि चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी, तो इसका क्या हो गया? बी का हो गया चौथा। और जैसे ही आपको पता चल गया कि चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तुरंत आपने टिक किया बी का चौथा। और बी का चौथा यदि आप देखो तो केवल सी विकल्प में दिया हुआ है, बाकी अन्य किसी में नहीं दिया है। मतलब कि आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, आंख मूंद कर टिक कर देना है सी विकल्प। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इनसे हमें अक्सर फायदा होता है कि यदि हमें सिर्फ एक के बारे में पता चल जाए तो हमारा आसानी से सवाल निकल जाता है। कहने का मतलब समय की भी बचत होती है और हमें यह विश्वास भी होता है कि ये चीज़ें विधिवत सही हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे बारदौली। बारदौली की बात यदि हम करें तो बारदौली का संबंध कहाँ से होता है? गुजरात से होता है। फिर इसके बाद आ रहा है इसमें एरावदा। एरावदा का संबंध यदि हम बताएं, एरावदा जेल भी आपने सुना होगा। एरावदा का संबंध होता है महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके बाद आता है नोआखोली। नोआखोली का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो यदि एक के बारे में, किसी के बारे में आपको पता था तो आसानी से आप उत्तर कर ले जाते। इसको बताएं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस समय भारत सचिव थे जब ये आए थे, और 2 अन्य सदस्य भी इसमें आए थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य इस दौरान आए थे, कैबिनेट मिशन के दौरान। बोला जा रहा है कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में, ये आपको बताना है। तो बताएं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, फरवरी 1942। बात हो रही है कैबिनेट मिशन की, तो आपको बता दें 24 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अभी मैंने बताया सर पैथिक लॉरेंस जो थे, भारत सचिव थे उस दौरान, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसमें से पैथिक लॉरेंस का नाम है, जी हाँ, सर पी लॉरेंस का नाम आता है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य थे उनमें से एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे AP अलेक्जेंडर। ठीक है, तो AP अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर AP लॉरेंस 3 लोग आए थे भारत कैबिनेट मिशन के दौरान। डी विकल्प सही उत्तर है। इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं रहे हैं? आप जानते हैं AB अलेक्जेंडर रहे हैं, पैथिक लॉरेंस भी रहे हैं और स्टैफोर्ड क्रिप्स भी रहे हैं। कौन नहीं रहा है? बेबल नहीं रहे हैं, इसलिए बेबल इसका सही उत्तर है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? आपको बताना है, बताएं कौन सा अध्यक्ष था जिन्हें दोनों से वार्ताएं की, ये आपको बताना है। देखो, यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, C राजगोपालचारी। इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि लगातार 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे हैं और ये दोनों घटनाएं इन्हीं के समय काल की हैं। इसको बताएं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत को सत्ता हस्तांतरित की गई उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, सत्ता हस्तांतरण के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 4 नाम हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी। 4 नाम हैं, इन 4 नामों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो, इसका सही उत्तर है JB कृपलानी। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। JB कृपलानी उस दौरान अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
भारत के विभाजन के समय कौन था? एक तो आपने देख लिया जेबी कृपलानी, जब सत्ता हस्तांतरित हुई तब थे। अब बात हो रहा है भारत के विभाजन के समय। तो भारत के विभाजन की घटना कब है? भारत के विभाजन की घटना यदि हम बात करें तो भारत के विभाजन की घटना और जो जेबी कृपलानी का कार्यकाल है उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जेबी कृपलानी वर्ष 1947 तक अध्यक्ष रहे हैं। नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे हैं और इसके पहले भारत विभाजन की घटना है, तो निश्चित रूप से जेबी कृपलानी ही इसका सही उत्तर है। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताएं। देखो, जब इन्होंने इस्तीफा दिया जेबी कृपलानी ने वर्ष 1947 में, जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया और कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया उसकी अध्यक्षता किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी विकल्प में दिया है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलें अगला। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कौन सा है? कौन से व्यक्ति थे जो गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल रहे? तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी विकल्प इसका सही उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू। चलें इसको बताएं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया आपको बताना है। बताएं। आप जानते होंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें यह व्यवस्था की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1853। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? बताएं। चले बताएं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? बताएं। इसका है 1786 का एक्ट। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। क्या समाप्त हुआ? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे क्या समाप्त हुआ आपको बताना है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन, भारत की संघीय संरचना या जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार? बताएं। इनमें से क्या समाप्त किया भारत सरकार 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने? तो आप जानते हो भारत सरकार अधिनियम 1935 की यदि हम बात करें तो इसने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलें, यहाँ पे कुछ पुस्तक के नाम दिए हुए हैं और संबंधित लेखक भी सामने दिए हुए हैं, इन दोनों को मैच करना है। तो चलिए मैच कराते हैं। पहला बोला जा रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, भी सही करा दूंगा मैं। तीसरा है आनंद मठ, चौथा है प्रिसेप्टेड ऑफ जीसस और पांचवा है आवर इंडियन मुस्लिम। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखो, पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसमें जोड़ लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, एक कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, दूसरी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तीसरी है आनंद मठ, चौथा है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, चौथा है आवर इंडियन मुसलमान्स। अब इनमें जो लेखक है इनमें टिक करना है। सबसे पहले आप जानते होंगे प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, सबको पता है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस किसकी रचना है? किसकी रचना है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस? बार बार आपको बताया गया है
राजा राम मोहन राय की यह रचना है। तो ये तो कनेक्ट हो गए राजा राम मोहन राय से, ठीक है। इसके बाद है आवर इंडियन मुस्लिम्स। आवर इंडियन मुस्लिम्स जो ये बुक है ये लिखा था W हंटर ने, ठीक है। ये दोनों टिक हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें आनंद मठ, बहुत चर्चित है, आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी पुस्तक बचती हैं? दो, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो इसको लिखा है ताराचंद्र ने। यदि आप बात करें हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो इसको लिखा है के दत्ता ने। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया ये आपको बताना। तो बताएं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, GD कुमार, लाला हृदयलाल या तारकनाथ दास? फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तारकनाथ दास, ठीक है। तारकनाथ दास द्वारा ये शुरू किया गया था। इसको बताएं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? एक पुस्तक आई थी इंडियन अनरेस्ट, इसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। बताएं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? बताएं। देखो, इसका लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल इसके लेखक हैं और इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, तो आपको याद करना है वैलेंटाइन सिरोल, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। दुर्गेश नंदिनी के बारे में आपको बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आपको याद ही है, आनंद मठ के संदर्भ में आप हमेशा इनको याद करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की ये पहली रचना थी, सबसे पहला उपन्यास जो था उसका नाम था दुर्गेश नंदिनी। तो याद रखिएगा, इसका संबंध है बंकिम चंद्र चटर्जी से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ हो गया, राज सिंह हो गया, ब्रिप वृक्ष हो गया, इस प्रकार के कई सारे प्रमुख उपन्यासों को जो है इन्होंने रचना की है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इनमें से कौन सा अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था? आप जानते हैं दरभंगा के एक महाराज थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह जो कि दरभंगा के महाराज थे, उनके द्वारा एक समाचार पत्र शुरू किया गया था और उनके द्वारा शुरू किए गए जो समाचार पत्र था उसका नाम था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन ए विकल्प में दिया है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगला, झंडा गीत किसने लिखा? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? बताएं, झंडा गीत किसने लिखा? पता होना चाहिए किसने लिखा। झंडा गीत किसने लिखा? चार नाम आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्याम लाल पार्षद। जो झंडा गीत था, झंडा गीत को लिखने का श्रेय जाता है श्याम लाल पार्षद को। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की? बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि आपने अभी बताया, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक? नाम भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो तिलक को जो जेल हुई थी वो 6 वर्षों की जेल हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था कौन थे? जमनलाल बजाज, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी। इनमें से कौन सा है? आप जानते हो सी राजगोपालचारी 1948 से 1950 के बीच में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालचारी।
बी विकल्प सही उत्तर है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? और आपको बता दें कि इनको अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए, अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल भी मिला हुआ है। कब मिला था? इनको साहित्य का नोबेल वर्ष 1913 में मिला था। तो बताएं इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? जवाब आता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की जो चर्चा थी वहीं पे समाप्त होती है और जितने भी प्रश्न थे बीपीएससी से संबंधित उन सभी की चर्चा समाप्त हुई है। आधुनिक भारत का जो सेशन था बिहार राज्य से संबंधित वो समाप्त होता है और इसके बाद, क्योंकि इतिहास के बाद दूसरा एक, यदि हम बात करें महत्वपूर्ण सेक्शन, तो आपका आता है सामान्य विज्ञान का। तो आगे से विगत वर्षों की इस सीरीज के अंदर आप जो भी चर्चा देखेंगे वो सामान्य विज्ञान की देखेंगे। सामान्य विज्ञान में विशेष रूप से हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको समग्रता से हल करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे सामान्य गणित और तर्कशास्त्र, क्योंकि बिहार के जो छात्र हैं गणित से भी संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गणित ज़्यादातर जो कला वर्ग के छात्र होते हैं उनकी उतनी बेहतर नहीं होती है। तो उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा कि यदि एक बार अभी हम कर लेंगे, एक बार परीक्षा के दौरान, परीक्षा के पहले एक सप्ताह में हम कर लेंगे, तो हमारा मैथ वाला जो सेक्शन है वो भी हमारा बेहतर हो जाएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। इसी प्रकार बने रहें और कल से जो आपका सेशन है, जो बोला गया है, रात्रि 11 बजे उपस्थित रहेंगे। देखते हैं किस प्रकार से उसमें चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।